स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो 21 फरवरी 2026 का करंट अफेयर्स है, जो आपके यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, बीपीएससी, ईपीपीसीएस, एमपीपीसीएससी, जेपीएससी, आरपीएससी, एसपीएससी, एसएससी, सीजीएल, रेलवे, बैंकिंग, दरोगा, डिफेंस और जैसे एनडीए, सीडीएस आदि एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको इस क्लास में सीधे एग्ज़ाम ओरिएंटेड और आसान भाषा में कंसेप्ट समझाऊंगा ताकि आप रिवीजन के समय याद कर सकेंगे। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप इसे समझने के बाद एग्ज़ाम में 100% कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका यानी आर्म्ड फोर्स डे किस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में मनाया जाता है। यानी दक्षिण अफ्रीका में आर्म्ड फोर्स डे किस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में मनाया जाता है। तो इन विच हिस्ट्रिकल इवेंट इज आर्म्ड फोर्स डे इन साउथ अफ्रीका कॉमेमोरेटेड। तो ऑप्शन 1 में है प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति, ऑप्शन बी में है एसएस मेंडी जहाज की दुर्घटना, ऑप्शन सी में है रंगभेद विरोधी आंदोलन की शुरुआत, ऑप्शन डी में है दक्षिण अफ्रीका नौसेना की स्थापना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो दक्षिण अफ्रीका में आर्म्ड फोर्स डे किस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्म्ड फोर्स डे। इसका आंसर हो जाएगा जो एसएस मेंडी जहाज की दुर्घटना दक्षिण अफ्रीका में आर्म्ड फोर्स डे के दिन स्मृति में मनाया जाता है। जो दक्षिण अफ्रीका में जो आर्म्ड फोर्स डे किस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में मनाया गया है, तो एस मेंडी जहाज की जो दुर्घटना हुआ था उसी की याद में मनाया जाता है। आइए इसके बारे में देखते हैं। जो आर्म्ड फोर्स डे दक्षिण अफ्रीका में हर वर्ष एसएस मेंडी जहाज दुर्घटना 1917 की स्मृति में मनाया जाता है। यानी जो 21 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका में हर वर्ष एसएस मेंडी जहाज की दुर्घटना में मनाया जाता है। इस जहाज पर सवार सैकड़ों दक्षिण अफ्रीकी सैनिक जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड जाते समय डूब गए थे। जो सैन्य जहाज एसएस मेंडी इंग्लिश चैनल में ही डूब गया था। मतलब क्या हुआ था, और प्रथम विश्व युद्ध के समय जब दक्षिण अफ्रीका सैनिक इंग्लैंड जा रहे थे तो उस समय एसएस मेंडी की इंग्लिश चैनल में ही डूब गए। यानी सैन्य जहाज एसएस मेंडी के ही क्या हुआ, जो इंग्लिश चैनल में डूब गया था। कब का बात है, तो 1616 ईस्वी में 1616 अश्वेत दक्षिण अफ्रीका जो इसमें सैनिक मृत्यु हो गए। तो 1917 के में यह घटना हुआ, यानी प्रथम विश्व युद्ध के समय की बात है। यह दिन उनकी बहादुरी और बलिदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। देश की सैन्य परंपरा को यह उजागर करता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया कि जो मनाया जाता है किस स्मृति में मनाया जाता है। जो जहाज पर जो सैकड़ों जो 616 सैनिक थे, अश्वेत सैनिक, वो कहाँ जा रहे थे, तो प्रथम विश्व युद्ध में भागीदारी लेने के लिए जा रहे थे इंग्लैंड। तो उसी समय वो जो एसएस मेंडी जहाज में बैठे हुए थे वो इंग्लिश चैनल में ही डूब गया। तो उन्हीं की याद में बहादुरी और बलिदान को सम्मानित करते हुए यह मनाया जाता है। तो आइए अगला देखते हैं। साउथ अफ्रीका में आर्म्ड फोर्स डे 21 फरवरी 2026 को किस स्थान पर आयोजित किया गया था। यानी साउथ अफ्रीका में जो आर्म्ड फोर्स डे जो 21 फरवरी 2026 को किस स्थान पर आयोजित किया गया था, तो वेयर वाज आर्म्ड फोर्स डे 2026 सेलिब्रेटेड इन साउथ अफ्रीका ऑन
21 फरवरी। तो ऑप्शन एक में है केप टाउन, ऑप्शन बी में थोयो यांडू लिम्पोपो, ऑप्शन जोहान्सबर्ग, ऑप्शन डी में है प्रिटोरिया यानी थोयो यांडू जो लिम्पोपो में है। तो इसका जो साउथ अफ्रीका में जो आर्म फोर्स डे 21 फरवरी 2026 को किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, थोयो यांडू लिम्पोपो में आयोजित किया गया था, जो साउथ अफ्रीका में स्थित है। आर्म फोर्स डे 21 फरवरी को मनाया जाता है, जो कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो थोयो यांडू लिम्पोपो में आयोजित किया गया था। आइए इसके बारे में देखते हैं। साउथ अफ्रीका में इन 21 फरवरी 2026 को आर्म फोर्स डे थोयो यांडू लिम्पोपो में मनाया गया। यह दिन एसएस मेंडी जहाज की दुर्घटना 1917 के स्मृति में शहीद सैनिकों की श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। समारोह में राष्ट्रपति जो सिरिल रामाफोसा जो थे वो पुष्पांजलि अर्पित किए। इसका उद्देश्य क्या है मनाने का? तो देश की सैन्य शक्ति और शहीदों को सम्मान देने के लिए मनाया गया, जो इसका आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, थोयो यांडू जो लिम्पोपो में स्थित है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस दिन कब मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे? तो ऑप्शन एक में है 20 फरवरी, ऑप्शन बी में है 21 फरवरी, ऑप्शन सी में है 22 फरवरी, ऑप्शन डी में है 19 फरवरी। तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 21 फरवरी को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो प्रतिवर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 21 फरवरी 1952 को ढाका में, जो तत्कालीन क्या है? ढाका तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान बांग्लादेश है अभी, जो छात्रों ने क्या किए थे? बांग्ला भाषा को आधिकारिक दर्जा दिलाने के लिए आंदोलन किए थे, जो पुलिस फायरिंग में कई छात्रों ने बलिदान दिया और इसमें बहुत छात्रों की मौत हो गई, जिस घटना की स्मृति में 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 2002 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी। किसने 2002 में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा को आधिकारिक रूप से मान्यता दी? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। कब दी? तो 2002 में। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कब आधिकारिक रूप से मान्यता दी? तो 2002 में। क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 21 फरवरी जो सही आंसर है। आइए इसके बारे में और कुछ देखते हैं। जो इसका उद्देश्य क्या है? तो भाषाई विविधता को बढ़ावा देना, बहुभाषावाद को प्रोत्साहन करना, मातृभाषा में शिक्षा का सशक्त कर बनाना, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना। 2026 के लिए आधिकारिक जो थीम यूनेस्को और यूने द्वारा घोषित किया गया क्या है? तो यूथ वॉइस ऑन मल्टीलैंग्वेज एजुकेशन। जो इसका 2026 के लिए आधिकारिक थीम क्या है? यूनेस्को और यूएन द्वारा घोषित क्या है? तो यूथ वॉइस ऑन मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, यानी बहुभाषी शिक्षा में युवाओं की आवाज़। तो इसका 2026 के लिए यूनेस्को द्वारा और यूएन द्वारा थीम क्या रखा गया है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा का? तो बहुभाषी शिक्षा में युवाओं की आवाज़, यानी यूथ वॉइसेज ऑन मल्टीलैंग्वेज एजुकेशन। तो इसका ऑप्शन 1999 में यूनेस्को द्वारा
क्या किया गया था 1999 में यूनेस्को द्वारा ने इसे 17 नवंबर को क्या किया है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने की घोषित किया। यूनेस्को ने कब इसको मनाने की घोषित किया, तो 1999 में यूनेस्को ने 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया है। यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब घोषित किया, तो 17 नवंबर को 1999 में घोषित किया। यानी यूनेस्को ने जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को घोषित किया 1999 में। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो इसका थीम है यूथ वॉइसेज ऑन मल्टीलैंग्वेज एजुकेशन, बहुभाषिक शिक्षा में युवाओं की आवाज़। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल की गई हैं। मतलब भारतीय संविधान में क्या किया गया, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल की गई, जो नई शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 2020 के तहत कक्षा 5 तक मातृभाषा में शिक्षा देने का जोर दिया गया है, जिसमें विश्व में अभी तक 7,000 भाषाएं बोली जाती हैं, यानी विश्व में लगभग 7,000 भाषाएं बोली जाती हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2026 पर बांग्लादेश के किन संग्रहालयों में बच्चों, किशोरों और बुजुर्गों के लिए निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था थी। यानी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2026 पर बांग्लादेश के किन संग्रहालयों में बच्चों, किशोरों और बुजुर्गों के लिए निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था थी। ऑन इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 2026 विच म्यूजियम इन बांग्लादेश ऑफर्ड फ्री एंट्री टू चिल्ड्रेन, एडोलसेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स। तो ऑप्शन 1 में केवल बांग्लादेश राष्ट्रीय संग्रहालय, ऑप्शन बी में है केवल मुक्ति युद्ध संग्रहालय, ऑप्शन सी में है बांग्लादेश राष्ट्रीय संग्रहालय या स्वतंत्रता संग्रहालय, ऑप्शन डी में है सभी सरकारी और निजी संग्रहालय। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2026 पर बांग्लादेश के किन संग्रहालयों में बच्चों और किशोरों और बुजुर्गों के लिए निःशुल्क यानी फ्री में प्रवेश की अनुमति दी गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सी इसका आंसर हो जाएगा, जो बांग्लादेश राष्ट्रीय संग्रहालय और स्वतंत्रता संग्रहालय में बांग्लादेश के बच्चों और किशोरों और बुजुर्गों के लिए निःशुल्क प्रवेश की अनुमति दी गई है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2026 के अवसर पर। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं, जो इसका सी नंबर सही है, बांग्लादेश राष्ट्रीय संग्रहालय और स्वतंत्रता, जो बांग्लादेश इंटरनेशनल म्यूजियम एंड द म्यूजियम ऑफ इंडिपेंडेंस। 21 फरवरी 2026 को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के अवसर पर इसको किया गया, जो बांग्लादेश राष्ट्रीय संग्रहालय और म्यूजियम इंडिपेंडेंस संग्रहालय के सहित राज्य के संग्रहालय ने बच्चों, किशोरों और छात्रों, वरिष्ठ नागरिकों को विशेष जरूरतों वाले व्यक्तियों के लिए निःशुल्क की सुविधा दी गई। कहाँ जाने के लिए, तो बांग्लादेश राष्ट्रीय संग्रहालय और स्वतंत्रता संग्रहालय में 21 फरवरी 2026 के अवसर पर। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं, भारत एआई एक्सपो समिट 2026 में निम्नलिखित में से किस देश का पवेलियन शामिल नहीं था। यानी विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज वाज नॉट अमोंग दोज हैविंग ए पवेलियन एट द इंडिया एआई एक्सपो या समिट 2026। तो इनमें से भारत एआई एक्सपो समिट 2026 में निम्नलिखित में से किस देश का पवेलियन शामिल नहीं था। तो ऑप्शन 1 में ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी में रूस, ऑप्शन सी में चाइना, ऑप्शन डी में है फ्रांस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो भारत एआई एक्सपो समिट 2026 हुआ था, उसमें किस देश का पवेलियन शामिल नहीं था, तो चीन देश का उसमें पवेलियन शामिल नहीं था। चीन इसका आंसर हो जाएगा। वीवीआई क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। अगला कंसेप्ट देखते हैं,
भारत के एआई एक्सपो 2026 में देश के विशेष पवेलियन काउंट्रीज पवेलियन के बारे में आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार समिट में पवेलियन शामिल थे। तो जो भारत में जो एआई एक्सपो या समिट 2026 में हुआ था, तो उसमें कौन कौन से देश शामिल थे, तो आइए देखते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया शामिल था, जापान शामिल था, रूस शामिल था, यूनाइटेड किंगडम शामिल था, फ्रांस शामिल था और जर्मनी शामिल था और इटली शामिल था, नीदरलैंड शामिल थे, स्विट्जरलैंड शामिल थे, सर्बिया थे, एस्टोनिया, ताजिकिस्तान और संयुक्त अफ्रीकी पवेलियन। इन सूचियों में चीन शामिल नहीं है। तो कुल देश मिलकर 14 ही शामिल हुए थे। आप कमेंट में बताइए कि कितने देश शामिल हुए थे। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है कि बम्बई उच्च न्यायालय ने हाल ही में किस सैन्य प्रतिष्ठान के निकट एक ऊंची इमारत निर्माण पर नाराजगी व्यक्त करते हुए खुफिया विफलता यानी इंटेलिजेंस फेल्योर की बात कही है। यानी कौन कही है, तो बम्बई उच्च न्यायालय ने किस सैन्य प्रतिष्ठान के निकट एक ऊंची इमारत का निर्माण किया गया जिसमें नाराजगी व्यक्त करते हुए बम्बई उच्च न्यायालय ने खुफिया विफलता की बात कही है। तो ऑप्शन 1 में आईएनएस विराट, ऑप्शन बी में आईएनएस शिकारा, ऑप्शन सी में है भारतीय वायुसेना स्टेशन लोहगांव, ऑप्शन डी में है दक्षिण नौसेना कमान। तो इसका आंसर हो जाएगा जो बम्बई उच्च न्यायालय ने जो हाल ही में नाराजगी व्यक्त किया है किस सैन्य प्रतिष्ठा के निकट एक ऊंची इमारत का निर्माण किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बी आईएनएस शिकारा। जो आईएनएस शिकारा सैन्य प्रतिष्ठान के निकट एक ऊंची इमारत के निर्माण पर नाराजगी व्यक्त करते हुए खुफिया विफलता की बात कही है बम्बई उच्च न्यायालय ने। आईएनएस शिकारा एक सैन्य प्रतिष्ठान के निकट आईएनएस शिकारा के निकट एक ऊंची इमारत का निर्माण किया गया है जो बम्बई उच्च न्यायालय ने इसको नाराजगी व्यक्त किया है, जो हाल ही में समाचार के खबरों में रहा। आइए देखते हैं इसके बारे में। बम्बई उच्च न्यायालय ने सवाल उठाया कि मुंबई के आईएनएस शिकारा नौसैनिक एयर स्टेशन के पास यानी आईएनएस शिकारा के जो नौसैनिक एयर स्टेशन के पास एक ऊंची इमारत बिना किसी को पता चले कैसे बन गई। यानी कौन इस पे अपना सफाई दे रहा है, तब बम्बई उच्च न्यायालय जो सवाल उठाया है कि जो मुंबई के आईएनएस शिकारा नौसैनिक एयर स्टेशन के पास एक ऊंची इमारत बिना किसी को पता चले कैसे बन गई है, इसमें बम्बई सवाल उठा रहा है। तो बम्बई उच्च न्यायालय ने नौसेना पर खुफिया तंत्र की विफलता की बात कही है, यानी फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस की बात होने की बात कही है, क्योंकि इतनी ऊंची संरचना लंबे समय तक बिना किसी के ध्यान आकर्षित किए खड़ी हो गई थी। और अदालत ने यह टिप्पणी की कि एक मामले के दौरान की इसमें स्थानीय नौसेना कमांड ने निर्माण के खिलाफ याचिका दायर की थी क्योंकि यह सुरक्षा मानकों का उल्लंघन कर सकता था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आईएनएस शिकारा। तो अगला कंसेप्ट देखते हैं। जो संगीतकार AR रहमान ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के किस फिल्म के गाने यानी बीरा राजा बीरा के लिए जूनियर दागर ब्रदर्स को श्रेय देने के बारे में बताया है। तो म्यूजिक कंपोजर AR रहमान रिसेंटली टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट दैट ही वुड गिव क्रेडिट टू जूनियर दागर ब्रदर्स फॉर द सॉन्ग बीरा राजा बीरा फ्रॉम विच फिल्म। तो किस फिल्म के बारे में बताया गया, तो ऑप्शन 1 में रॉक स्टार, ऑप्शन बी में पेनियन सिल्वन द्वितीय, ऑप्शन सी में पद्मावत, ऑप्शन डी में गुरु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पोनियन सेल्वन जो द्वितीय है, जो संगीतकार AR रहमान ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट को पोनियन सेल्वन द्वितीय के गाने बीरा राजा बीरा के लिए जूनियर टाइगर ब्रदर्स को श्रेय देने के बारे में बताया है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो कॉपीराइट का एक क्लेम का मामला है। अगला देखते हैं इसके बारे में।
जो ए आर रहमान जो सुप्रीम कोर्ट में यह कहा है कि फिल्म पोनियन सेल्वन द्वितीय जो संगीत जो गीत बीरा राजा बीरा के लिए जूनियर दागर ब्रदर्स को श्रेय देंगे, क्योंकि इसमें जो उनके बीच चल रहा विवाद मामला समाप्त हो जाएगा। यह नोट मामला क्या है? कॉपीराइट का मामला विवाद है। मामला कॉपीराइट के विवाद का मामला। यह विवाद दागर वाणी परंपरा यानी दादर वाणी परंपरा और शिव स्तुति की रचना से जुड़ा था, जिसे जूनियर दागर ब्रदर्स ने प्रस्तुत किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पोनियन सेल्वन द्वितीय, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला कंसेप्ट है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद नाम पर याचिका खारिज करते हुए किस अधिकार या विचार पर जोर दिया है? तो ऑप्शन एक में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी में है संवैधानिक प्रक्रिया एवं न्यायिक हस्तक्षेप सीमाएं। तो हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के नाम पर याचिका खारिज करते हुए किस अधिकार या विचार पर जोर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, संवैधानिक प्रक्रिया एवं न्यायिक हस्तक्षेप सीमाएं। यानी किसके अंदर? तो संवैधानिक प्रक्रिया एवं न्यायिक हस्तक्षेप के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद नाम पर याचिका खारिज करते हुए जोर दिया है। आइए इसके बारे में देखते हैं विस्तार से। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह विचार पर सुनवाई से इनकार कर दिया, क्योंकि जिसमें मुगल सम्राट बाबर एवं बाबर मस्जिद के नाम पर किसी भी मस्जिद या धार्मिक संरचना के निर्माण या स्थापना नामकरण पर रोक लगाने की मांग की गई थी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने क्या एक याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें मुगल सम्राट बाबर या बाबर मस्जिद के नाम पर किसी भी मस्जिद या धार्मिक संरचना के निर्माण के स्थापना या नामकरण पर रोक लगाने की मांग की गई थी, क्योंकि कोर्ट ने यह कहा कि याचिका में कि मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 32 के तहत यह दायरे में नहीं आता कि इस तरह के मामले हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके पास साक्ष्य नहीं है। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं कि बिहार सरकार ने शहरी क्षेत्रों में खुले यानी ओपन एयर या रोड साइड मांस मछली की बिक्री पर प्रतिबंध की घोषणा किसने की? तो बिहार सरकार ने शहरी क्षेत्र में खुले ओपन एयर या रोड साइड मांस मछली की बिक्री पर प्रतिबंध की घोषणा किसने की है? तो ऑप्शन एक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ऑप्शन बी में है मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, ऑप्शन सी में है स्वास्थ्य मंत्री, ऑप्शन डी में है कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो बिहार सरकार ने शहरी क्षेत्रों में खुले में अब मांस मछली की बिक्री नहीं होगा, अब प्रतिबंध लगाया गया है। किनके द्वारा? तो उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। आइए इसके बारे में देखते हैं, विस्तार से देखते हैं। बिहार सरकार ने शहरी क्षेत्रों में खुले या रोड साइड एयर मांस मछली को बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया है। किस राज्य सरकार ने खुले में रोड साइड या ओपन एयर मांस मछली को बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है हाल ही में? तो बिहार सरकार ने। अब केवल लाइसेंस प्राप्त ही दुकानों में ही बिक्री की अनुमति होगी। इसका उद्देश्य क्या होगा? तो सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, खाद्य सुरक्षा, शहरों में साफ सुथरा बनाने और सामाजिक संवेदनशीलता यानी सोशल सेंटिमेंट को ध्यान में रखकर यह कदम उठाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने हाल ही में यह मांस मछली की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है बिहार सरकार के द्वारा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया है। तो ये सभी एग्ज़ामों के लिए, आपके बिहार के सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया हो गया। तो अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI के बारे में क्या कहा? व्हाट डिड PM नरेंद्र मोदी से अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एट इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026? तो ऑप्शन एक में है AI से डरना चाहिए, ऑप्शन बी में भारत AI में भविष्य देखता है, ऑप्शन सी AI बंद कर देना चाहिए, ऑप्शन डी केवल
यूरोप एआई करे। तो जो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के बारे में क्या कहा है? तो भारत एआई में भविष्य देखता है, यानी भारत क्या है, भारत एआई में भविष्य देखता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत एआई में भविष्य देखता है। कृत्रिम यानी एआई के बारे में क्या कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? तो भारत एआई में भविष्य देखता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। VVI क्वेश्चन है। अगला कंसेप्ट देखते हैं। तो 16 से 20 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया इंडिया एआई समिट इम्पैक्ट समिट, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इंडिया सीज फॉर्च्यून एंड फ्यूचर इन एआई। जॉन इस दौरान एआई मॉडल लॉन्च किए गए जो, और सम्मेलन की थीम क्या थी? पीपल प्लेनेट प्रोग्रेस। यह ग्लोबल साउथ का पहला बड़ा एआई इवेंट माना गया है। तो एआई मॉडल लॉन्च किया गया जिसमें इसकी थीम क्या था? पीपल प्लेनेट प्रोग्रेस। यह ग्लोबल साउथ का पहला बड़ा इवेंट है। भारत एआई में भविष्य देखता है। अगला कंसेप्ट देखते हैं। इसरो ने पराली जलाने वाले यानी पराली जलाने क्रॉप्स रिसाइड बर्निंग की बेहतर निगरानी के लिए सुधारे गए फायर डिटेक्शन एल्गोरिदम का पायलट टेस्ट कब किया जाएगा? यानी व्हेन विल इसरो पायलट टेस्ट द इम्प्रूव फायर डिटेक्शन एल्गोरिदम फॉर क्रॉप रिसाइड बर्निंग। तो इसरो ने पराली जलाने की बेहतर निगरानी के लिए सुधारे गए फायर डिटेक्शन एल्गोरिदम का पायलट टेस्ट कब किया जाएगा? तो ऑप्शन 1 में खरीफ मौसम में, ऑप्शन बी में रबी फसल कटाई के दौरान, ऑप्शन सी में मानसून में, ऑप्शन डी में सर्दियों में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रबी फसल कटाई के दौरान इसका टेस्ट किया जाएगा। यानी इसरो ने पराली जलाने की बेहतर निगरानी के लिए सुधारे गए फायर डिटेक्शन एल्गोरिदम का पायलट टेस्ट रबी फसल कटाई के दौरान किया जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं इसके बारे में विस्तार से। इसरो ने पराली जलाने की समस्या को निपटाने के लिए सुधारे गए फायर डिटेक्शन एल्गोरिदम तैयार किया है। यानी इसरो ने हाल ही में पराली जलाने की समस्या से निपटाने के लिए सुधारे गए फायर डिटेक्शन एल्गोरिदम तैयार किया है। इसका पायलट टेस्ट रबी हार्वेस्ट सेशन में किया जाएगा ताकि खेत में पराली जलाने की घटनाओं को सटीक निगरानी हो सके और पर्यावरण प्रदूषण को कम करने की मदद मिले। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रबी फसल कटाई के दौरान किया जाएगा टेस्ट इसरो द्वारा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, जो आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर भी कीजिए ताकि मोटिवेट मिले। अगला कंसेप्ट देखते हैं। चर्चित एप्स्टीन मामले में की जांच के सिलसिले में हाल ही में किस देश की पुलिस तलाशी ली और राजशाही हिल गई? यानी चर्चित जो एप्स्टीन मामले की जांच के सिलसिले में हाल ही में किस देश के पुलिस ने तलाश ली और राजशाही हिल गई? तो इन कनेक्शन विथ द इन्वेस्टिगेशन इनटू द इनफेमस एप्स्टीन केस द पुलिस ऑफ विच कंट्री रिसेंटली कैरिड आउट अ सर्च सेकिंग द मोनार्ची। तो ऑप्शन 1 में अमेरिका, ऑप्शन बी में फ्रांस, ऑप्शन सी में ब्रिटेन, ऑप्शन डी में ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से ही हो जाएगा, ब्रिटेन इसका आंसर हो जाएगा। तो चर्चित जो एप्स्टीन मामले की जांच सिलसिले में हाल ही में किस देश के पुलिस ने तलाशी ली है और राजशाही हिल गई है? तो ब्रिटेन इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ब्रिटेन जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जो हाल ही में समाचार के खबरों में बहुत ही चर्चित रहा है। आइए इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। जो फरवरी 2026 में अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट द्वारा किसके द्वारा? तो अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट द्वारा एप्स्टीन फाइल्स के नए दस्तावेज जारी होने के बाद ब्रिटेन की थेम्स वैली पुलिस ने एंड्रयू
बेटन विंडसर यानी एंड्रयू माउंट बेटन विंडसर यानी वह पूर्व प्रिंस एंड्रयू भी रहे जो आज किंग चार्ल्स तृतीय के भाई हैं। 19 फरवरी को क्या किए गए, 19 फरवरी 2026 को उनके 66वें जन्म पर सार्वजनिक पद के संदेह में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों गिरफ्तार कर लिया गया? क्योंकि उन्होंने ब्रिटेन के ट्रेड एनवाय रहते हुए गोपनीय सरकारी दस्तावेज को जेफरी एप्स्टीन के साझा किए थे। यह आधुनिक इतिहास में लगभग 400 साल बाद किसी सीनियर रॉयल की गिरफ्तारी हुई है, जो एंड्रयू के 11 घंटे की हिरासत में रखने के बाद रिलीज अंडर इन्वेस्टिगेशन कर दिया गया, लेकिन जांच अभी जारी है। किंग चार्ल्स ने कहा है कि कानून को अपना काम करना चाहिए। तो आपको ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जो ब्रिटेन इसका आंसर हो जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। जो बजट 2026 से 27 में घोषित महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल का मुख्य उद्देश्य किन क्षेत्रों को सुदृढ़ करना है? तो इन बजट 2026-27 व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव? यानी बजट 2026 से 27 में घोषित महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल का मुख्य उद्देश्य किन क्षेत्रों को सुदृढ़ करना है? तो ऑप्शन 1 में सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप, ऑप्शन बी में इस्पात और खनन, ऑप्शन सी में खाद्य हथकरघा और शिल्प, ऑप्शन डी में नवकरणीय ऊर्जा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 13 का सी सही हो जाएगा, खादी हथकरघा और हस्तशिल्प इसका आंसर हो जाएगा। जो बजट 2026 से 27 में घोषित हुआ है महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल, उसका मुख्य उद्देश्य किन क्षेत्रों को इम्प्रूव करना है? तो खादी और हथकरघा और हस्तशिल्प को सुव्यवस्थित करना है या सुदृढ़ करना है, जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। जो व्याख्या में इस पे बताया गया है कि इसका पहल मकसद ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, विशेषकर खादी हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रों को। इसके तहत ब्रांडिंग, बाजार तक पहुंच और कारीगरों को आजीविका सुधार पर जोर दिया जाएगा, ताकि पारंपरिक उद्योगों को आधुनिक प्रतिस्पर्धा में टिकाऊ बनाया जा सके। तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, खादी हथकरघा और हस्तशिल्प, जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है कि हाल ही में 53 वर्ष की आयु में निधन हुए अभिनेता एरिक डेन किस अमेरिकी टीवी श्रृंखला से सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए थे? तो विच अमेरिकन टीवी सीरीज वाज एक्टर एरिक डेन हु रिसेंटली पासेड अवे एट 53 बेस्ट नोन फॉर? तो ऑप्शन 1 में फ्रेंड्स, ऑप्शन बी में गेम ऑफ थ्रोन्स, ऑप्शन सी में ग्रेज एनाटॉमी, ऑप्शन डी में द ऑफिस। तो हाल ही में जो 53 वर्ष की आयु में निधन हुए हैं अभिनेता एरिक डेन, तो अमेरिकी टीवी श्रृंखला से सबसे अधिक कब प्रसिद्ध हुए थे? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। ग्रेज एनाटॉमी से सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए थे, जो अमेरिकी टीवी श्रृंखला से संबंधित है, जो इसी ग्रेज एनाटॉमी से संबंधित से अधिक वह प्रसिद्ध हो गए थे, जो अमेरिकी टीवी में बहुत ही ज़्यादा वह प्रचलित है ग्रेज एनाटॉमी से। कौन? तो एरिक डेन, जिनका हाल ही में 53 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। एरिक डेन अपने किरदार यानी डॉक्टर मार्क स्लोन यानी उर्फ एमसी स्टेमी के लिए और ग्रे एनाटॉमी के बेहद लोकप्रिय हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने यूफोरिया जैसी चर्चित श्रृंखलाओं में भी काम किया है। उनके निधन में बॉलीवुड और टीवी जगत में गहरी शोक लहर पैदा की है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ग्रेज एनाटॉमी, जो एरिक डेन बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे। अगला कंसेप्ट देखते हैं। फरवरी 2026 में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एफसीआई ने वैश्विक मानवीय परिचालन हेतु चावल की आपूर्ति के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं?
तो इन February 2026 द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI साइंड एन MOU which international organization to supply rice for global humanitarian operation। ऑप्शन ए में FAO, ऑप्शन बी में वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ऑप्शन डी में यूनिसेफ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत के साथ MOU हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत ने किस देश के साथ किस संगठन के साथ, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ हस्ताक्षर यानी MOU पर हस्ताक्षर किया है भारत ने चावल की आपूर्ति के लिए। आइए इसके बारे में देखते हैं क्या घटना हुआ है। जो 18 फरवरी 2026 को फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी FCI वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बीच 5 वर्षों के लिए ऐतिहासिक MOU पर हस्ताक्षर किया है भारत ने। इसके तहत FCI और WEF को कितना 2 लाख मीट्रिक टन चावल उपलब्ध कराएगा, जिससे क्या होगा, तो भूख से जो वैश्विक रूप से यानी पूरे विश्व में जहां भूखमरी है वहां से निपटने के लिए मानवीय और गति परिचालन को मजबूत करने के लिए यह कदम उठाया गया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत यह समझौता भारत को वैश्विक खाद्य सुरक्षा में क्या मदद होगा, तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा में बढ़त की भूमिका को दर्शाएगा। भारत आगे की ओर बढ़ रहा है, जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP के तहत ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगला कंसेप्ट देखते हैं। तो सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि टीम को मोटिवेट मिले। और मिलते हैं एक नए सेशन के साथ फिर, तब तक के लिए बाय। ओके, थैंक यू।